अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको दिली ईद मुबारक। दुआ है कि ये ईद आपके लिए खुशियों भरा पैगाम लेकर आए। तो हम हाजिर हैं आपके लिए हम छीन लेंगे दिल तुम्हारा की अगले किस के साथ, जिसका यकीनन आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो आप इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा काम कीजिए, जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि इस नावल की और बाकी तमाम नावल्स की एक साथ आपको टाइम पे मिल सकें। अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। हम छीन लेंगे दिल तुम्हारा अस कायनात शमशाद किस नंबर 2। शाम में वो आंटी के साथ लाउंज में बैठी थी जब पापा और अजमीर ऑफिस से आए। पापा तो आते ही रूम में आराम करने चले गए, जबकि अजमीर वहीं इनके साथ बैठ गया। इसी वक्त नताशा आ गई और सबसे मिलने के बाद बोली, आंटी बहुत ज़रूरी असाइनमेंट है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अजमीर के पास आ गई हूँ, वो अच्छे से सब समझा देगा। हाथ में पकड़ी इंग्लिश की बुक और रजिस्टर को मेज़ पर रखते वो मुस्कुराते हुए अजमीर को देखकर बोली। वो पहले भी अजमीर से हेल्प लेती रहती थी, ये बात यशल को लारेब बता चुकी थी। हाँ, पढ़ाई के बहाने रोज़ आ जाती होगी, जभी तो अजमीर को फांस लिया, यशल ने कलस कर सोचा। नताशा का नाम अजमीर के मुंह से गुस्से में निकला था, और सामने मौजूद लड़की ही अजमीर की पहली मोहब्बत है, ये जानने में यशल को लम्हा लगा था, क्योंकि सामने मौजूद लड़की की आंखों की चमक और बार बार अजमीर को तवज्जो देना पल में ही सारे राज खोल गया। चलो अच्छा किया जो आ गई, अजमीर तुम्हारी मदद कर देगा पढ़ाई में। लारेब, जाके बहन के लिए चाय बनाओ। तुम बैठो, मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ। वो लारेब से कहकर बेटी को काम बताकर नमाज के लिए उठी तो इनके पीछे लारेब भी चाय बनाने चली गई। यशल ने भी अपनी सोचों को झटक कर इन पे ध्यान दिया। पीछे ड्राइंग रूम में यशल, नताशा और अजमीर अकेले रह गए। आप तो शादी के बाद हमें भूल ही गए, आंटी और लारेब के जाते ही नताशा अठला कर इस अजमीर से बोली। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिस पर सामने वाले सोफे पर बैठे यशल का दिल जलकर खाक हुआ। नहीं, जो दिल के करीब हों इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं, अजमीर मुस्कुरा के बोला। इसकी मुस्कुराहट देख के यशल का जी चाहा इसे करेले का जूस पिला दे और बोले, अब मुस्कुरा के दिखाओ, आसानी से भूलने वाली चीज़ हूँ भी नहीं मैं। नताशा पुरयकीन लहजे में इसका दिल जलाने के लिए जता के कहने लगी। यशल इसकी बातों के साथ इसके हुलिये पर भी हैरान हो रही थी। दुबली पतली और साफ रंगत वाली नताशा इस वक्त काफ़ी तैयार श्यार थी। गुलाबी सूट पर गुलाबी लिप ग्लोज और आंखों में काजल के साथ कानों में भी हमरंग टॉप्स पहने अच्छी लग रही थी। और ये तैयारी यकीनन अजमीर के लिए की गई थी, मगर अजमीर ने कैसे कहा जो दिल के करीब हों इन्हें हम नहीं भूल सकते। क्या ये मुझे छोड़ना चाहते हैं या फिर मेरे होते ही नताशा को लाना चाहते हैं? यशल सोचों में गुम हो गई और वो दोनों गप्पे मारते रहे। काफ़ी देर बैठ के नताशा बिना असाइनमेंट बनाए ही चली गई। यशल रात का खाना खाए बगैर ही सोने के लिए लेट गई। इसका दिल बहुत बोझल हो रहा था। सारी रात अपने और अजमीर के रिश्ते को सोचते निकल गई। सुबह संडे था, इसने उठ के नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से अपने रिश्ते के लिए दुआ की और इस पर सब छोड़कर मुतमईन हो गई। अजमीर 10 बजे सोकर उठा तो इसे नाश्ता बनाने के लिए कहा। मैं क्यों बनाऊँ नाश्ता, बीवी तो मानते नहीं हैं, फिर किस हक से काम करूँ? यशल इसे सताने को बोली। फजूल बात मत करो, तुम्हारे होते अम्मी से नाश्ता बनवाते अच्छा लगूंगा। वो तब के बोला। अच्छे लगेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, मैं नाश्ता नहीं बना रही। आप मर्दों का अच्छा है, बीवी भी ना मानूं और काम भी सारे करवा लूँ, वाह। वो जता के साफ इनकार कर गई। लगता है तुम थप्पड़ खाए बगैर नहीं जाओगी, अजमीर गुस्से में बोला। जा रही हूँ, ज़्यादा फन्ने खा बनने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी भूखे को खिलाना तो सवाब होता है, तो बस मैं भी सवाब कमाने के चक्कर में कर रही हूँ ये काम। यशल एहसान जताकर कहती कमरे से निकल गई। अजमीर को नाश्ता बना के दिया तो लारेब कोन मेहंदी लेकर आ गई और यशल को मेहंदी लगाने लगी। दोनों हाथों में जब वह मेहंदी लगाकर रूम में आई तो अजमीर कमरे में नहीं था। वो रूम में टहल कर मेहंदी सुखाने लगी, फिर कुछ देर बाद थक के सोफे पर बैठ गई। 15 मिनट बाद वो रूम में आया और बेड पर लेटकर इत्मीनान से टीवी देखने लगा। मुझे नाश्ता करना है, यशल टीवी देखते अजमीर से बोली। तो जाके करो, मुझे क्यों बता रही हो? वो बेजारी से बोला। इसलिए कि आप मुझे नाश्ता करवा दें, मेरे हाथों पर मेहंदी लगी है।
दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं कोई नाश्ता वाश्ता नहीं करवा रहा तुम्हें। इसकी फरमाइश पर वो हैरान होता है, सख्ती से बोला। कराना पड़ेगा, सुबह नाश्ते का मूड नहीं था मगर अब मुझे बहुत भूख लगी है, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। इसका भूख से बुरा हाल था मगर मियाँ को एहसास ही नहीं। तो जाकर हाथ धो और नाश्ता करो, अजमीर ने मशवरा देकर अपनी जान छुड़ाई। लारेब ने बहुत मेहनत से लगाई है और वैसे भी आपने सुना नहीं, भूखे को खिलाना सवाब होता है। वो बेड पर बैठी नरम आवाज़ में बोली, अपना मतलब जो था। भूखे को खिलाना सवाब होता है ये सुना है, भूखे को खिलाना सवाब होता है ये कभी नहीं सुना। अजमीर मुस्कुरा के इसे छेड़ते हुए बोला। अजमीर जाए ना, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। इस दफ़ा वो इल्तिजा करने लगी तो वो मान गया। अच्छा जाता हूँ। अजमीर किचन से पराठा और सालन ले आया और इसे खिलाने लगा। सुर्ख शिफॉन के सूट में हल्का सा मेकअप किए इसकी सफ़ेद रंगत दमक रही थी। अजमीर ने एक नज़र इस पर डालकर नज़र झुका ली और सर झुकाए खामोशी से इसे खाना खिलाता रहा। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मैं सदके जाऊं। यशल इसे झुके सर के साथ फर्माबरदारी से खिलाते देखकर बेसाख्ता बोली। अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं नहीं खिलाऊंगा तुम्हें। इसकी धमकी ने असर किया और यशल खामोशी से खाना खाने लगी। जानती थी अब वो नाक तक ज़िच हो चुका है, मज़ीद कुछ कहा तो भूखा रहना पड़ेगा। खाने के बाद वो खामोशी से बर्तन किचन में रख आया, जबकि यशल सोफे पर बैठकर मेहंदी चेक करने लगी। कितनी सूख गई है, क्योंकि अब वो भी मेहंदी से तंग हो गई थी। शादी को 15 दिन हो गए थे, दावतें खाकर वो घरदारी भी शुरू कर चुकी थी। अजमीर के साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी चलती रहती। धुले हुए सहन में सुबह की नरम सी धूप फैली हुई थी। वो सारी सफाई सुथराई से फारिग होकर रिमशा को नाश्ता बनाकर कमरे में दे आई थी। सुबह के 10:30 हो रहे थे। अरशीन सहन में बिछी चारपाई पर बैठी पानी पी रही थी। जब नाश्ते से फारिग होकर रिमशा बाहर आई और इसे सुकून से चारपाई पर बैठा देखकर इसके अंदर तो जैसे भामड़ जलने लगे। अरशीन से तो वैसे ही इसे खुदा वास्ते का बैर था। उठ जा अरशीन बीबी, कभी कोई काम भी कर लिया कर, जब देखो तब यहाँ वहाँ बैठी आराम फरमा रही होती है। जाके अंदर से लोशन लाके मेरे फेस की क्लिनजिंग कर। इंतहाई खुरदरे लहजे में रिमशा ने इसे मुखातिब करके कहा, हालांकि चारपाई तोड़ने वाला मुहावरा अरशीन पर नहीं इस पर फिट बैठता था। रिमशा का रंग तो कम था मगर मुसलसल पार्लर के चक्कर और घरेलू टोटकों से अब साफ हो गया था। लेकिन अरशीन का मुकाबला वो अब भी नहीं कर सकती थी। इसकी माँ बहुत खूबसूरत थी और अरशीन पूरी तरह माँ पर ही गई थी। सफ़ेद मलाई जैसी रंगत, हल्की कांच से ग्रे आँखें जिन पर मुड़ी हुई खमदार पलकें मुकाबिल पर गज़ब ढाने के फ़न से खूब आशना थीं। भरभरे गुलाबी होंठ, स्याह लंबे कमर तक आते सिल्की बाल, सांचे में ढला खूबसूरत सरापा, जिसे देखते ही रिमशा के रग रग में महशर बर्पा हो जाता। अरशीन से चिढ़ने की बड़ी वजह इसकी खूबसूरती भी थी, जो रिमशा को एक आंख ना भाती, क्योंकि रिमशा मोटे नकोश और भारी जिसामत की लड़की थी, जो अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आती। दिन ब दिन आराम भी इसके मुसलसल बढ़ते वज़न का सबब बन रहा था। मगर इसे तो अरशीन से चिढ़ने, इसे मारने पीटने और इससे खार खाने के अलावा जैसे पूरी दुनिया में कोई काम ही ना था। अरशीन खामोशी से पानी का गिलास हाथ में लेकर उठ खड़ी हुई। पलटकर इसने रिमशा को एक लफ्ज़ न कहा। हालांकि इसका सख्त लहजा और हितक अमेज़ अंदाज बाज़-औक़ात नाक़ाबिल बर्दाश्त हो जाता, लेकिन वह बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा न था। कम उम्री में ही माँ के बिछड़ने से वो डरपोक और बुज़दिल हो गई थी, तभी इन माँ बेटी के लिए आसान हदफ साबित होती, और ये माँ बेटी भी इसकी खामोशी और बुज़दिली का खूब फ़ायदा उठाती। जब वो लोशन लेकर वापस आई तो रिमशा को अपनी छोड़ी हुई जगह पर बड़ा जवान पाया। अब खड़ी शक्ल क्या देख रही है, लगा मेरे मुंह पर। अरशीन के हाथ में लोशन देख के वो तहकमाना लहजे में बोली। 2 कदम आगे बढ़कर अरशीन ने इसके गंदुमी से कदरे साफ रंगत वाले चेहरे पर मसाज करना शुरू कर दिया। इसी वक्त साजदा बेगम कमरे से निकली और अरशीन को देखकर कहने लगी, आज दोपहर में नरगिसी कोफ्ते खाने का दिल चाह रहा है, वही बना लेना, साथ में अच्छी सी लजीजा खीर भी बना ले। बहुत दिल चाह रहा है मीठे को। उफ़्फ़ो अम्मी, आहिस्ता बोलें, आपकी इस पाटदार आवाज़ ने मेरे कानों में सीटियाँ बजा दी हैं। रिमशा के चिढ़के कहने पे अरशीन के होठों पर मुबहम सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे इसने फ़ौरन छुपा लिया, वरना माँ बेटी पंजे झाड़ के इसके पीछे पड़ जाती।
तू क्यों इतना चिढ़ रही है? मैं अरशीन से बात कर रही हूँ। बेटी के गुस्से से बोलने पर वो तेज़ लहजे में कमर पर हाथ रख के बोली। इनकी तेज़ चंघाड़ती हुई आवाज़ रिमशा के कानों को दोबारा नागवार गुजरी तो वो दोबारा गोया हुई। अम्मी, इसने सुन लिया है, वो पका लेगी। तो अंदर जाके बैठो ताकि मैं सुकून से मसाज करवा लूँ। अच्छा, जा रही हूँ, दिमाग मत ख़राब कर, कह के वो मुंह फुलाए अंदर चली गई। मसाज करने के बाद वो लोशन रखकर हाथ धोने के बाद फ्रिज की तरफ आ गई, जो किचन के ही एक कोने में रखा हुआ था। इसे खोलकर इसमें कीमा देखा तो वो ख़त्म हो गया था और खीर का डब्बा भी लाना था। वो किचन से निकलकर वापस सहन की तरफ आई ताकि फुप्पो को सामान का बता सके। 6 मरले का ये घर 2 कमरों, 1 बैठक, 1 किचन, बाथरूम और दरमियाने से सहन पर मुश्तमिल था। किचन के सामने ही सहन में साजिदा बेगम चारपाई पर लेटी हुई थी। साजिदा बेगम को बताते ही उन्होंने इसे झिड़कना शुरू कर दिया। फिर इधर खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाके बाज़ार से कीमा और खीर का डब्बा ले आ। डांटने के बाद इसे 1000 रुपये दिए तो वो जल्दी से बुर्का पहनकर घड़ी में नज़र डालती बाहर की तरफ बढ़ी। 11 बजने वाले थे, जबकि अभी इसे सामान लाना था और खाना भी पकाना था। वो जल्दी से दरवाज़ा पार करती 20 मिनट दूर बाज़ार की तरफ रवाना हुई। साजिदा बेगम कभी मूड में होती सब्ज़ी ला देती, वरना इसे खुद ही बाज़ार जाना पड़ता। बाकी रही रिमशा, तो वो तो सिर्फ शॉपिंग के लिए ही बाज़ार का रुख करती थी। दोपहर को वो जैसे ही खाने की मेज़ पर आया, इसे एक ज़ोरदार झटका लगा। इसने बेयकीनी से पास बैठी यशल को देखा, जो मज़े से खाना खा रही थी। तुम्हें तो कढ़ाई बनाने का बोला था, ये भिंडी कहाँ से आ गई? इसने ज़रा सा झुककर आहिस्तगी से नवाला बनाती यशल से पूछा। जुमा होने की वजह से आज वो लंच पर घर ही था, तो इसने सुबह ही यशल से कहा था कि आज वो खाने में चिकन कढ़ाई खाएगा, तो वही बना लेना। इसकी बात पर हाँ में सर हिला के यशल ने इसकी पसंद नापसंद पूछी, जिस पर इसने बताया इसे कद्दू, भिंडी और बैंगन सख्त नापसंद हैं। बाकी सब्जियां मुंह बसोर के ही सही, मगर वो खा लेता था। इसीलिए अब भिंडी देख के इसके आसाब चटक गए थे और वो गुस्से से यशल को घूर रहा था। खाना मुझे बनाना था, सो मैंने अपनी पसंद से बना लिया। चिकन कढ़ाई फिर कभी सही, अभी आप भिंडी एंजॉय करें। इसका तपा हुआ चेहरा देख के वो लुत्फ़ लेते हुए बोली तो माँ बाप का लिहाज करके वो गुस्से के घूंट पीकर रह गया और दिल महसूस करके भिंडी खाने लगा। दिल में ये अहद करते, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं यशल। दूसरी तरफ यशल इसको बुरे बुरे मुंह बनाकर भिंडी खाते देख अपनी मुस्कुराहट ना रोक पा रही थी, जिस पे अजमीर को मज़ीद गुस्सा आ रहा था। दोपहर के 12 बज रहे थे। रोड पर सरमा की नरम सी धूप फैली हुई थी। सड़क पर रश ना होने के बराबर था। वो तेज़ कदम उठाती कीमा और खीर के डब्बे लिए रोड किनारे चल रही थी, जब करीब से गुजरती एक बाइक में फंसकर कीमे की थैली नीचे से फटी और सारा गोश्त रोड पर बिखर गया। अरशीन के हाथ में सिर्फ शापर का एक टुकड़ा रह गया। वो फटी फटी आंखों से रोड पर मिट्टी हुए कीमे को देख रही थी, जिसे करीब ही मौजूद 2 बिल्लियां और एक कुत्ता खाने आ गए थे। सदमे से इसका गुलाबी चेहरा पल में ही पीला पड़ गया और आंखों से मुतवातिर आंसू बहने लगे। दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरज़ रहा था, ये सोच कर के फुफ्फो 600 रुपये किलो कीमा बर्बाद करने पर मेरा क्या हाल करेंगी। साथ ही जहन की स्लेट पर 2 दिन पहले का मंजर लहराने लगा, जब बर्तन धोते हुए इससे दूध का ध्यान ना रहा और सारा दूध उबल के चूल्हे से बाहर गिरने लगा। इसकी बदकिस्मती इसी वक्त रिमशा आ गई और गिरते दूध को देखकर चिल्लाने लगी, अम्मी जल्दी आएं, देखिए सारा दूध गिर गया और इसे होश तक नहीं। ना जाने किस यार के ख्यालों में डूबी रहती है सारा दिन। रिमशा की बात पे वो बदहवास होती किचन के दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहाँ से फुप्पो ने अंदर आते ही एक नज़र दूध को देखने के बाद रख के एक थप्पड़ इसके मुंह पर मारा था। अम्मी, इस सख्त जान पे एक थप्पड़ का क्या असर होगा? इसे तो मैं बताती हूँ। रिमशा ने रोती और डर से कांपते अरशीन को तनफ्फुर से देखकर पैर से जूती उतारी और माँ को साइड में करके इसकी खूब पिटाई की। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि अरशीन की खूब धुलाई की। हालांकि वो कह सकती थी कि अगर दूध गिरा भी है तो मेरे बाप की कमाई का है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। लेकिन इसका तो बाप नहीं बोला था आज तक बड़ी बहन के आगे, तो वो क्या बोलती। तो खामोशी से पिटती रही। जहन के पर्दे पर अब भी वो मंजर तरोताज़ा था, जिस्म से चप्पल के निशान और दर्द अभी तक गया ना था कि एक और गलती हो गई।
इस गलती पर आज ना जाने इसके साथ क्या सलूक होना था। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? बिल्ली कुत्ते को गोश्त खाते देख वो इतनी परेशान थी कि इसे एहसास ही ना हुआ वो इस वक्त कहाँ और किस हालत में मौजूद है। चौंकी तो वो तब जब इसे अपने करीब एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो डरते हुए नज़र उठा के सामने देखते हुए कहने लगी, जहाँ स्याह चमचमाती प्राडो में एक खूबसूरत सा नौजवान बैठा परेशानी से पूछ रहा था। इसे अपनी तरफ देखता पाकर अर्शी ने घबरा के जल्दी से चेहरे पे हाथ फेर कर आंसू साफ किए। देखिए, आपको जो भी परेशानी है आप मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। स्याह हिजाब के हाल में शिद्दत से रोने की वजह से सुर्ख हुई ग्रे आंखें साफ बता रही थी कि वह ज़रूर किसी परेशानी में है, जो वो अजनबी होने की वजह से इससे शेयर नहीं कर पा रही। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो जल्दी से खीर के डब्बों वाला शॉपर मजबूती से पकड़े कदम आगे बढ़ाते हुए कहने लगी। मेरान ने थके थके अंदाज में कदम उठाती लड़की को अफसोस भरी नज़रों से जाते देखा। यकीनन कोई बात थी जो इसे परेशान कर रही थी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसने सोचा और सर झटक के सारा ध्यान ड्राइविंग पे मरकूज कर दिया। इसे ना जाने क्यों इस रोती लड़की पर तरस आ रहा था। जब भी वो इस लड़की की मदद करना चाह रहा था, मगर वो लड़की शायद इसके मर्द होने की वजह से इससे मदद नहीं ले पा रही थी। बहरहाल इसे अफसोस था वो इसकी मदद नहीं कर पाया। पता नहीं बेचारी को क्या परेशानी थी। अजमीर दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। येशल नावल पढ़ रही थी जब रात 11 बजे इसकी वापसी हुई। कपड़े बदल के वो बेड पे आकर लेट गया। चंद मिनट बाद जब इसने अपने सर पे अपने हाथ से मुक्के मारने शुरू किए तो येशल, जो नावल का एंड पढ़ने में मगन थी, फ़ौरन नावल छोड़ के इसकी तरफ आई। क्या हुआ? सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है? इसे यूं माथे पे मुक्के मारते देख फिक्रमंदी से बोली। मगर अजमीर कोई जवाब दिए बगैर अपने काम में मशगूल रहा। हाथ हटाएं, मैं दबा देती हूँ। येशल ने इसका हाथ हटाकर अपना हाथ इसके माथे पर रखा। रहने दो, तुम खुद ही ठीक हो जाएगा। अजमीर ने इसका हाथ हटाना चाहा, लेकिन येशल ने एक हाथ से इसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से सर दबाने लगी। ऐसी हालत में भी लोगों को चैन नहीं है। शायद इन्हें नहीं पता तीमारदारी सवाब का काम होता है और मुझे मेरा काम करने से कोई ना रोके। वो हल्का सा बड़बड़ाकर इसको सुनाने को बोली ताकि वो चैन से लेटा रहे। इसकी बात सुनकर अजमीर खामोशी से लेट गया। इसे सुकून मिल रहा था, इसलिए जल्द ही वो सो गया। सुबह इसकी आंख खुली तो येशल इसके कंधे पर सर रखे इत्मीनान से सो रही थी। ओह अच्छा, इसलिए मेरी खिदमतें कर रही थी ताकि मेरे करीब आ सके। येशल को ऐसे देखकर इसे यही ख्याल आया। इस सोच के आते ही अजमीर ने अपने कंधे से येशल का सर बुरी तरह झटका तो इसकी आंख खुल गई। बहुत शौक है तुम्हें मेरे करीब आने का? गुस्से में बोलते अजमीर के लहजे में जहर भरा हुआ था। इसके भिंचे जबड़े और तना हुआ चेहरा देख के येशल को ऐसा लगा जैसे इसने कोई गुनाह कर दिया हो। मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो आपको छूने से पहले एक बार सोचे। मैं आपकी बीवी हूँ। 100 लोगों में भी हाथ लगाऊं तो कोई कुछ नहीं कह सकता। मर्द 1000 लोगों में निकाह करके ला सकता है, साथ एक कमरे में रह सकता है, मगर बीवी नहीं मानता। वाह क्या बात है मर्दों की। अगर आपकी इज्जत बेड पर महफूज नहीं है तो आप कल से सोफ़े पर सो जाएं, लेकिन ये याद रखें आपको छूने का इख्तियार मुझे मेरा मज़हब और कानून देता है। येशल ने इसे खूब खरी खरी सुनाई। इतना सुनाकर भी इसे ठंड नहीं पड़ी तो वॉशरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। साथ ही अपनी कम मायगी पर आंसू बहते जा रहे थे। इसके बाथरूम जाते ही अजमीर जल्दी से तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस आकर काफ़ी देर सोचने पर इसे अपनी ही गलती नज़र आई। अजमीर अपनी बात को लेकर बहुत परेशान था। भले इसके और येशल के बीच जैसा भी रिश्ता था, थी तो वो इसकी बीवी। इसे इसको छूने का पूरा हक था। मुझे येशल को वो सब नहीं कहना चाहिए था। इसका इरादा अब इसको सॉरी कहने का था, मगर येशल ने इसे कोई मौका ही नहीं दिया। रात भी वो कमरे में आते ही सर तक कंबल ओढ़कर लेट गई। अजमीर की हिम्मत ही ना हुई इसे मुखातिब करने की। वो चुपचाप अपनी जगह पर लेट गया। पिछले 2 दिन से वो येशल को सॉरी कहना चाहता था, मगर वो इसे मौका ही नहीं दे रही थी। जहाँ वो होता वो वहाँ से उठकर चली जाती और रात को आते ही कंबल में छुप जाती। अजमीर ने सोच लिया था कि आज चाहे इसे कंबल ही खींचना पड़े, वो येशल को सॉरी बोल के रहेगा। इसके नसीब अच्छे थे। शाम को वो ऑफिस से आया तो अम्मी और लारेब पड़ोस में गई हुई थी। वो फ़ौरन किचन में आया। येशल इसके लिए चाय बना रही थी। सॉरी येशल, वो उसकी पुश्त पे खड़ा होता बोला। किस लिए? वो चाय में चीनी डालती खुद को बेनियाज जाहिर कर रही थी।
वो मुझे इस दिन तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था। ओह, तो आपको एहसास हो गया। वो इसकी तरफ मुड़ती तंजिया अंदाज में गोया हुई। हाँ, गलती मेरी थी, मुझे माफ़ कर दो, वो एक बार फिर से शर्मिंदा लहजे में बोला। माफ़ कर दूंगी, मगर आप हमें बाहर ले जाएं, घुमाने तो। वो इसे चाय का कप थमाते हुए मुस्कुरा के बोली। ठीक है, फिर चलते हैं, तैयार हो जाओ। इतनी आसानी से इसके बांध जाने पर वो हैरान होता खुश दिली से बोला। इसे तो लगा था पता नहीं कितनी बार सॉरी बोलना पड़ेगा, कितनी बार मनाना पड़ेगा, मगर वो तो एक ही लफ्ज़ से पिघल गई। लारेब और आंटी के पड़ोस से आते ही वो दोनों तैयार होने लगी। आंटी घर में ही रुक गई थी, जबकि वो तीनों समंदर की तरफ निकल गए और खूब घूम फिर कर रात को वापस आए। इस वाक़ये के बाद अज़मीर और यशल में काफ़ी दोस्ती हो गई थी। अगले दिन नताशा के यहाँ दावत थी, क्योंकि नताशा वालों ने मिसिस आकिब के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। यशल कपड़े सेलेक्ट कर रही थी, वो बहुत अच्छा तैयार होना चाहती थी, क्योंकि इसे नताशा की इस दिन की तैयारी याद थी जब वो गर्ल फ्रेंड होके अज़मीर के लिए तैयार हो सकती है। यशल तो फिर बीवी थी, इसका तो पूरा हक था वो अपने शौहर के लिए तैयार हो। इसने ब्लैक कलर का बहुत खूबसूरत सा शॉर्ट फ्रॉक और कैपरी निकाली और तैयार होने लगी। अज़मीर को ऑफिस से वापसी में देर हो गई थी। जब वो आया, यशल तैयार हो चुकी थी, बहुत अच्छी लग रही हो। ब्लैक सूट में ज्वेलरी और हल्की से मेकअप के साथ वो अज़मीर को काफ़ी अच्छी लगी, तो इसने तारीफ़ कर दी। बहुत शुक्रिया, पर मैं तो हूँ ही प्यारी, यशल अदाए बेनियाज़ी से बोली, तो दोनों ही इसकी बात पर मुस्कुरा दिए। क्यों री कुत्ती कमीनी, तेरे बाप की कौन सी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जो तू यूँ नुकसान पे नुकसान किए जा रही है? पता है तुझे कितनी महंगाई है और मैं किस मुश्किल से घर चलाती हूँ, और तू नवाबजादी है कि रोज़ इतना नुकसान कर दी। जैसे ही इसने घर जाके कीमा गिरने का बताया, साजदा बेगम ने इसे कोसने के साथ दो हितड़ इसकी कमर पर मारना शुरू कर दिए। अरशीन की इतनी बड़ी गलती इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, यानी कि हद हो गई। इसके बाप की कमाई पर पड़ने वाली फुफ्फी और भतीजी ही इसे ताना देते हुए मार पीट रही थी, और वो इतनी बुज़दिल थी कि पलट के ये ना कह सकी कि घर मेरा, कमाई मेरे बाप की, आप कौन होती हैं मुझे मारने और ताने देने वाली। माँ के साथ रिमशा भी थप्पड़ और मुक्कों से इसकी तवाज़ा करने लगी। दोनों ने इसके रोने बिलखने, माफ़ी मांगने की परवाह किए बगैर इसे खूब मारा, और इसकी मरहूमा माँ को भी खूब गालियाँ दी, जिसने इसे इतना नकम्मा और हठहराम बनाया था इनकी नज़र में। मार मार कर हाँफ जाने के बाद रिमशा इसको धक्का देते हुए बोली, दफ़ा हो जा, खाना बना हठहराम, और सारा खून जला के रख दिया कमीने ने। धक्का लगने से वो कमरे की चौखट पर गिरी, जिससे इसका सर ज़ोर से ज़मीन से टकराया। बाल नोचने से सर और जिस्म वैसे ही दर्द कर रहे थे, अब तो ज़मीन और आसमान इसकी आंखों के सामने घूम गए। वो रोती हुई बमुश्किल उठकर बाहर निकली, वरना दिल तो चाह रहा था कमरा बंद करके इतना रोए कि जिस्म का सारा दर्द और आहनत के एहसास का सारा गुबार निकल जाए, मगर वो ये नहीं कर सकती थी। इसलिए खुद को घसीटती हुई बाहर वॉश बेसिन पर आई और सामने लगे छोटे से आईने में अपना चेहरा देखने लगी। शिद्दत गिरिया से सुर्ख आँखें, बिखरे बाल, चेहरा तमाचों से सुर्ख। इस लम्हे इसका दिल चाहा अपनी जान देकर हमेशा के लिए सब तकलीफ़ों से छुटकारा पा ले, मगर इसमें इतनी हिम्मत ना थी। इस वक्त वो यासियत के इंतहा पर थी। कोई नहीं था इसके पास जो इसका दर्द बांटता, इससे हमदर्दी करता। अरशीन के पास अब कोई रिश्ता ना था जो इसके दुख सुनता, इसकी दिलजोई करता, इसके ज़ख्मों पर दिलासे के फाहे रखता। इसे अपने दुख सुख अपनी ज़ात तक ही रखते हुए खुद ही हिम्मत और तसल्ली देनी थी। तुम्हें पता है, अज़मीर मुझे पसंद करता है। खाने से फारिग होकर नताशा इसे अपने कमरे में लाई तो इसने यशल पर इंकशाफ किया। जारी है। तो जी, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं इसकी अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।